हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आप सबकी जो कि जीके जीएस की हमेशा डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है आप सभी के सामने। यहाँ पर आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर बोध गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी को एक चीज ध्यान में रखना है कि प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो बोध गया है ये निरंजना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और बोध गया में ही जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके बाद जो है दोस्तों बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए ये। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो आप सभी लोग बताइए कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है कुशीनगर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध को जो है कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित जो अलाई दरवाजा है ये आपका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ने जो है निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार तो यहीं पर है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने कुतुब मीनार बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार के पास स्थित है। ठीक है, किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये कुतुब मीनार जो है, अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार के विश्व विरासत स्थल में स्थित है। और आप सभी को एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा किया गया है। और अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रखना है, भारत पर जो है सन 1398 ईस्वी, ठीक है, सन 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? तैमूर ने। और आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसमें जो है दोनों लोग का नुकसान हुआ था। किसी के लिए ये युद्ध फायदेमंद नहीं था। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि तैमूर का यह आक्रमण जो है तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। चलिए 1398 ईस्वी, ये चीज ध्यान रखिए, भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो भारत में तुगलक वंश की नींव जो है गयासुद्दीन तुगलक मतलब गाजी मलिक ने रखी थी। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सेरिंगपल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है टीपू सुल्तान को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों टीपू सुल्तान को जो है सेरिपल्लम की लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने सन 1799 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बम्बई मतलब बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के जो आपके थाड़े है वो भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? बताने का प्रयास कीजिए। बम्बई जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, तो यहां से लेकर थाड़े तक, ठीक है, मतलब बम्बई से लेकर थाड़े तक भारत में पहली ट्रेन यात्रा किस वर्ष चली थी?
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने सन 1853 बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत में रेल का निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था और प्रथम यात्री ट्रेन जो है 1853 से स्टार्ट हुई है पहली बार। ठीक है, यात्रा करने के लिए जो है पहली यात्री ट्रेन शुरू हुई सन 1853। उसके पहले जो लगेज मतलब मालगाड़ी जो होती है वो तो चलती थी, लेकिन यात्री ट्रेन जो है पहली बार सन 1853 में शुरू हुई। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु जो है कानून पारित किया था, वो किस सन में किया था? 1819, 1825, 1829, 1832। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन क्या है आपका? 1829 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, क्या आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? यदि देखा जाए दोस्तों 2002 के तहत केवल 10 अधिकार थे, लेकिन 2019 के तहत एक अधिकार और जोड़ा गया जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? उस अधिकार को जानते हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये 10 से 1 प्लस हो गया, क्या हो गया? 11। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के ऐसा कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत जो है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो दोस्तों अराकू घाटी। ठीक है, अराकू की घाटी जो है ये आपका पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह जो है दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश की ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के ऑप्शंस है खासी, जयंती पहाड़िया या आपका गारो पहाड़िया या बिकिर पहाड़िया या सिलाग चोटी। तो सिलाग चोटी यहाँ पर आप सभी लोग टिक कर लीजिए। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बेसिलाग चोटी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस चोटी की जो ऊंचाई है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है सिलाग चोटी, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1965 मीटर। तो आप सभी लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा, इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1965 मीटर। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका K2 जिसे हम लोग कहते हैं गाडविन आस्टीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? K2 का गाडविन आस्टीन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसका ऊंचाई जो है लगभग जो है 8611 मीटर है। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटियों की श्रेणी में ये दूसरे स्थान पर है, दूसरे पायदान पर है। और K2 की ऊंचाई विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, मतलब जो आप सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, ये 8848 मीटर से लगभग 237 मीटर कम है। ठीक है, मतलब 8848 किसका है? 8848 है माउंट एवरेस्ट का। आप सभी को पता होना चाहिए 8848 ये है माउंट एवरेस्ट का, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरे नंबर पर क्या है आपका? K2
जो कि आपका कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर 8,611, जी की 237 मीटर का फासला है, मतलब कि 237 मीटर कम है K2 पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोनू, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में रही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंटार्कटिका भूमि पर जो है किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी देश नहीं दिखेगा ऐसे द्वीप पर। ये अंटार्कटिका क्या है, 5 द्वीपों में जो आपका द्वीप है, 5 द्वीप उसी में शामिल है। तो ये 5 द्वीपों में एक द्वीप है जिसपे आपको किसी भी देश का स्वामित्व नहीं दिखेगा। वर्ष 1959 में आप सभी को एक चीज ध्यान में रखना है, वर्ष 1959 में जो है संपन्न जो है अंटार्कटिका अंटार्कटिक डेटा के तहत जो है इसमें कुछ क्षेत्र पाए गए थे जो कि केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही जो है प्रयोग में लाए जाते थे। यह संधि जो है इस क्षेत्र की वे सबसे सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्षेत्र नहीं है रहने योग्य। चलिए, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है वो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न। तो ऐसा जो है किस देश को माना जाता है जिससे हम लोग एक महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं और एक पूरा देश है? तो आप लोग समझ गए होंगे कि एशिया का जो एक खूबसूरत सा महाद्वीप है, सॉरी माफ करिएगा, जो एक खूबसूरत महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड में वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि एक अकेला पूरा देश है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के भी नाम से जाना जाता है और ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण होता है, माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू भी कहते हैं। चलिए, कंगारू से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है माउंट एल्ब्रूस पर्वत शिखर रूस में स्थित है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है, कृषि क्षेत्र, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक कृषि क्षेत्र भी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, जिसमें और भी मछली पालन ये सब भी शामिल है। ठीक है, ट्रीत दिशु। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा जिसे जीएसटी कहते हैं, सेवा कर को किस नाम से जानते हैं? जीएसटी के नाम से। ये भारत में कब लगाया गया? तो दोस्तों ये आपका 1 जुलाई सन 2017 को पेश किया गया था। ठीक है, आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है, 1 जुलाई सन 2017। चलिए, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का एक जो शहर है सहारनपुर शहर, ये किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, कुछ लोगों का मानना है। तो जितने भी लोगों ने बताया है लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है? तो सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है तो वो है आपका खुर्जा। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 123 नंबर प्रश्न, 23वां क्वेश्चन आपके इस क्लास का। तो उत्तर प्रदेश का, सॉरी माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश जिसे हम लोग कहते हैं सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है, किस शहर को? खुर्जा शहर को। जी हाँ दोस्तों, खुर्जा शहर को, जिसे हम लोग बुलंदशहर जिला, ठीक है, बुलंदशहर जिला, खुर्जा शहर का जो है जिला क्या है? बुलंदशहर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिरेमिक सिटी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में चर्म उद्योग मतलब चमड़े का उद्योग जो है इतना ज्यादा है कि उसे हम राजधानी के रूप में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे शहर को जो है चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में जानते हैं? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने कानपुर बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। तो दोस्तों चमड़े की जो वस्तुएं हैं इसके लिए प्रसिद्ध जिले क्या है? आगरा और कानपुर। बहुत ही आसान प्रश्न था ये लास्ट वाला प्रश्न आज की इस क्लास का। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास आप सभी की यहीं पर समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो उतना यहाँ पर इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। इसी के साथ जो हम लोग चलते हैं, तो मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।